वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने फर्स्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सरस्वती पूजा का टाइम है, कुछ माइक बज रहा है, उसका आवाज़ आ रहा है, हम उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे। बैकग्राउंड में वो आवाज़ शायद आता रहेगा। चलिए देखते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मेरा आवाज़ बोल्डर होगा तो हमको उम्मीद है कि ज़्यादा डिस्टर्ब ये वीडियो नहीं कर पाएगा। चलिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? अगर यदि हम पूछे तो यूजुअली बच्चे लोग 9th-10th में पढ़े रहते हैं कि टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा कुछ बोल देंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से अपना काम चलना नहीं है। तो अपना काम किससे चलना है भैया? हम लोग को समझना है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हम इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ले रहे हैं। जरा सा एक हमारे हाथों की तरफ देखिएगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने फोर्स लगाया रहा, तो क्या आप फील कर पा रहे हैं कि क्या फोर्स कोई लग भी रहा है या नहीं लग रहा है? फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। क्यों नहीं लगा? अब आप कहेंगे जैसे कि हमने इसको दबा इसको प्रेस कर रहे हैं, अब कहेंगे आप फोर्स लग रहा है। अभी जैसे कि एक हाथ है, हवा में ऐसे दे रहे थे, कुछ फोर्स नहीं लग रहा। अब जरा देखिए, अब कह सकते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं। एक सिंपल फीलिंग से हम बता सकते हैं कि कब फोर्स लग रहा है, कब फोर्स नहीं लग रहा है। देख करके हम बता देंगे कि हाँ, इस जगह फोर्स लग रहा है, इस जगह में फोर्स नहीं लग रहा है। कोई ऐसा कर रहा है, इससे कोई फोर्स लग रहा है क्या? ऐसा कोई फोर्स नहीं। मूवमेंट भले हो रही है, लेकिन फोर्स तो यहाँ लगता हुआ हमारे हाथ से देखते हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि सिंगल फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। सिंगल फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। फोर्सेज अपीयर्स इन पेयर। फोर्सेज अपीयर्स इन पेयर, हमेशा जोड़े में उत्पन्न होगा। वन फोर्स ऑफ एक्शन, one force of action, another force of reaction. दूसरा फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा, है ना। जैसे कि यहां पर हमारा फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है भैया? क्या कि रिएक्शन होने के चांसेस है। अगर रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होगा तो एक्शन भी नहीं अप्लाई हो पाएगा। एक्शन अप्लाई ही नहीं होगा अगर यदि रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है। हम ऐसे हवा मार रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर यही मुक्का जा करके बोर्ड में लग जाएगा ठाक तो लगेगा यहाँ पर। इसमें क्या होगा? यहाँ फोर्स लगेगा, एक्शन होगा, रिएक्शन भी होगा। तो जब तक रिएक्शन के चांसेस नहीं होगा, एक्शन भी बनेगा नहीं। और रिएक्शन कितना होगा? तो जितना फोर्स ऑफ एक्शन होगा, जितना फोर्स ऑफ एक्शन होगा। किधर होगा? फोर्स ऑफ एक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा। करेक्ट? फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो कहा गया कि टू ईच एंड एवरी एक्शन, टू ईच एंड एवरी एक्शन, देयर इज equal and opposite reaction. करेक्ट है ना। तो जाहिर सी बात है, एक्शन रिएक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। एक्शन रिएक्शन के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। रिएक्शन रिएक्शन के लिए अगर दो ऑब्जेक्ट की हमको यहाँ जरूरत पड़ती है, तो दो ऑब्जेक्ट हैं जो म्यूचुअली इंटरेक्ट होते हैं, है ना। ये इस पर एक्ट करता है, ये इस पर क्या करता है? रिएक्ट करता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है। तो फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, and this is force acting on B due to A. This is force of action. This is force of, और जो ये इस पर लगाएगा BA फोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा, और जो इस पर लगाएगा ये फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा। मैंने इसने एक्स पर अगर अप्लाई किया तो, इनिशिएटिव ये लिया तो
इसका हो जाएगा फोर्स ऑफ एक्शन। FBA इज व्हाट? फोर्स ऑफ एक्शन। एंड FAB इज व्हाट? फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो फोर्स ऑफ एक्शन इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑफ रिएक्शन इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम जाते हैं, चूंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे में एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूटन्स की जो फर्स्ट लॉ है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं आएगा। दूसरा उसने बताया कि जो अप्लाइड फोर्स होगा वो होगा कितना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, करेक्ट। और तीसरा कि जब तक हमारा कोई रिएक्शन के चांसेस नहीं होता, जब तक रिएक्शन होगा नहीं, फोर्स ऑफ एक्शन भी अप्लाई नहीं होगा, यानी कि देयर इज ऑलवेज एन इक्वल रिएक्शन इक्वल टू द फोर्स ऑफ एक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारा जो है सो ये कहानी बनेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा बनता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का भी के भी एप्लीकेशन है, अभी हम लोग कुछ देर में ही तुरंत ही देखने वाले हैं कि थर्ड लॉ का हमारा एप्लीकेशन होना कहाँ है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसमें मोमेंटम को हम लोग डील कर चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम अलोंग ए लाइन। मोमेंटम अलोंग ए लाइन, किसी लाइन पर का मोमेंटम। इसको भी हम बाद में लीनियर मोमेंटम को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम अलोंग ए लाइन का क्या मतलब है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग इस बात को देखना समझना चाहेंगे, है ना। तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो कुछ ऐसा बनता है। क्या है डिफिनीशन? इन द एब्सेंस ऑफ, पहले हेडिंग डाल दिया जाए, प्रिंसिपल ये नहीं, ये LE वाला प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम in the absence of external force। अब ये एक्सटर्नल फोर्स की कहानी क्या है? सिस्टम किसको कहते हैं, ये बात को हम लोग समझे। जैसे कि हम लोग कंसिडरेशन में अगर कोई जिन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो कंसिडरेशन में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एक सिस्टम होगा, सिस्टम कहेंगे हम। फिजिक्स के अंदर उसको एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम बस के अंदर हैं, बस भले मूव कर रही हो, खड़ी हो, अलग बात है, लेकिन बस के अंदर जो आदमी है, जो उसमें सामान रखा हुआ है या जो कुछ भी है, वो क्या होगा, एक सिस्टम के रूप में आएगा। तो उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इंटरनल हम कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर बाहर से कुछ हो रहा है, आउटसाइड द बस से कुछ हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। हम 2 पर्सन को ले रहे हैं, अब वो दो सिर्फ उन्हीं 2 पर्सन की बात कर रहे हैं, या 2 ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, उन्हीं 2 ऑब्जेक्ट की सिर्फ बात कर रहे हो, तो वो 2 पर्सन या 2 ऑब्जेक्ट जो होगा वो सिस्टम का काम, सिस्टम कहेंगे हम। उससे बाहर जो कुछ भी है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सिस्टम हो जाएगा, वो एक्सटर्नल की बात होगी, एक्सटर्नल फोर्स होगा या कुछ भी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मतलब किसी भी सिस्टम में अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा हो तो कंडीशन पहले अप्लाई हो रहा है, द टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग ए लाइन, लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ एन आइसोलेटेड माने पृथक होता है, आइसोलेटेड सिस्टम remains
कंजर्व्ड, वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हिंदी में कहेंगे बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी पृथकृत निकाय की कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहेगी ना। अगर हिंदी वाले सुन रहे हो तो मतलब बोलचाल की भाषा में हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो किसी भी निकाय पर, तो उसका जो रेखीय संवेग होगा वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। इसको हम लोग प्रूव भी करने के लिए चलते हैं, चलिए अभी हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखे थे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर ही आते हैं। मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट था, बी ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन एफ ए बी होगा, इस पर जो फोर्स ऑफ एक्शन लगेगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी ए होगा। ठीक है, अब हम लोग इससे ओके चलिए बिफोर इंटरेक्शन, कोलाइजन की बात करें, इंटरेक्शन की, बिफोर इंटरेक्शन पी ए मोमेंटम रहा है किसका, ए का, मोमेंटम ऑफ ए, पी बी रहेगा मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है, आफ्टर कोलाइजन हम ले रहे हैं पी ए डैश मोमेंटम ऑफ ए एंड पी बी डैश मोमेंटम ऑफ बी, ऐसा हम ले रहे हैं। ठीक है, ओके। थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा, थर्ड लॉ क्या कहता है कि एफ ए बी जो होगा वो माइनस एफ बी ए होगा। ठीक है भैया, चलिए एफ ए बी में इसमें हम लोग क्या करें, दोनों साइड में डेल टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ ए बी डेल पी ए अपॉन डेल टी, ये डेल पी बी अपॉन डेल टी। एफ ए बी, ए में जो मोमेंटम चेंज होगा वो फोर्स ऑफ रिएक्शन के कारण, बी में जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो किसके कारण, फोर्स ऑफ एक्शन के कारण, बी ए के कारण। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया है, डेल टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल पी ए इक्वल्स टू माइनस डेल पी बी। ठीक है, अब जरा एक चीज देखिए, चेंज इन पी ए डैश माइनस पी ए, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि पी ए इज द इनिशियल मोमेंटम, पी ए डैश इज द फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस डेल पी बी, तो पी बी डैश माइनस पी बी। इन सब को अगर इंटरचेंज करके आप साइड चेंज करें, तब बच्चा वाला काम आपके लिए हम स्टेप वाइज नहीं जा रहे। पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। क्या है ये फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम है। क्या देख रहे हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्ट किए, अगर दो ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरेक्ट किया, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन से एक फोर्स ऑफ एक्शन आएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन आएगा। इस सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई सी ऑब्जेक्ट सी एजेंट नहीं है जो कि इस पर फोर्स लगा रहा हो, तो ये म्यूचुअली इंटरेक्ट करेगा, एक फोर्स ऑफ एक्शन, एक फोर्स ऑफ रिएक्शन आएगा। इन दैट सिचुएशन में अगर हम लोग कुछ
कैलकुलेशन के थ्रू जाते हैं तो हम लोग सिंपली इसको दिखा पाएंगे कि जो फाइनल मोमेंटम होगा और जो इनिशियल मोमेंटम होगा टोटल सिस्टम का, पूरे सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो क्या रहेगा, वो सम सेम रहेगा। करेक्ट है ना, वो सम उसका सेम होगा। इसका क्या और एप्लीकेशन हो सकता है, इसका क्या एप्लीकेशन की बात कर अगर हम कहें, जैसे कि एक बात को लीनियर मोमेंटम इसको क्यों कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये ब्लास्ट हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है, एक पार्ट जो है सो इधर छिटक के चल देता है, छोटा टुकड़ा मान के, आधा टुकड़ा इसे फट करके, आधा या आधा से कम या ज़्यादा जो कुछ भी हो, इसका जो मोमेंटम बनेगा P1 और एक टुकड़ा इधर चलेगा PB। एक बात याद रखिए, P1 P2, चलिए है ना, एक बात याद रखिए, वो क्या कि एक टुकड़ा इधर भी टूट के आया है, चलिए है ना, एक बात याद रखिए, ये फटने के बाद अगर दो टुकड़े में फटता है तो दो टुकड़े में फटने के बाद एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा इधर जाएगा, यानी उसी लाइन पर जाएगा, जिस लाइन पर ये जाएगा उसी लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में ये जाएगा, यानी मोमेंटम अलोंग द लाइन क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। जीरो मोमेंटम हो सकता है किसी भी सिस्टम का, जीरो मोमेंटम हो सकता है किसी लाइन के लॉन्ग, बार बार हम इसको स्ट्रेस कर रहे हैं, इस लीनियर मोमेंटम को बार बार हम ये करें, किसी लाइन के लॉन्ग क्या हो सकता है, उसका जीरो मोमेंटम हो सकता है ना, जीरो मोमेंटम हो सकता है। करेक्ट, और हो सकता है कि उसके बाद उसके कंपोनेंट के पास कुछ मोमेंटम आ जाए, कुछ इंटरेक्शन हो, कुछ इंटरनल रिएक्शन हो और उसमें मोमेंटम आ जाए। लेकिन अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम हम एडअप कर देंगे तो वो क्या रहेगा, जीरो। यानी कहने का मतलब कि अगर वेक्टर फॉर्म में P1 प्लस P2 को जोड़ा जाए तो ये जीरो आएगा, दो टुकड़ा, एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, लाइन के लॉन्ग, ठीक है ना, ये क्या होगा, उसका जीरो ही आएगा, जीरो के अलावा कुछ होने की संभावना उसमें नहीं बनती है ना, जीरो के अलावा उसमें कोई संभावना नहीं बनती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम इसके बाद हम लेंगे समझाने के लिए और किसको क्लियर करेंगे, यानी कि P2 जो होगा वो माइनस P1 होगा, जो भी होगा कम होगा। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक छोटा टुकड़ा इधर आता है, एक बड़ा टुकड़ा इधर जाता है, तो आप कह सकते हैं कि M2 V2 ऐसा ले लीजिए, इक्वल टू माइनस M1 V1 ऐसा ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर इनका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली अगर ये मान के चले कि M2 छोटा मास है, M1 जो है सो बड़ा मास है, मतलब ये छोटा मास है, ये क्या है, बड़ा मास है। अगर ऐसा होता है तो V2 इक्वल्स टू माइनस M1 बाई M2 इंटू क्या होगा, V1। तो अब M1 M2 का रेशियो डिसाइड करेगा कि V2 V1 का कितना होगा। तो सपोज दैट कि मान लीजिए 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और इधर में जो है सो 45 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो है सो टूट करके जा रहा है, ब्लास्ट हो रही है उसके अंदर, और ये 5 किलोग्राम का उधर जा रहा है, तो इनका जो 1:9 का रेशियो हो जाता है, 1:9 का रेशियो। अगर ये 45 वाला 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा तो ये 9 पंचे 45, ये 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, मतलब रिवर्स रेशियो जाता है। जिसका मास कम होगा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी। ये सजेस्ट करता है हमको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और कुछ हम सिचुएशन को क्या करते हैं, देखते हैं, है ना, और कुछ सिचुएशन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। कोई न्यूमेरिकल नहीं देखने जा रहा है, एक सिचुएशन देखने जा रहा है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और मूव करते वक्त में वो फट जाता है तो क्या होता है। ठीक है, ये तो एक रेस्ट में था, फटा क्या हुआ, एक एग्जांपल के रूप में हम देखें कि एक रेस्ट में था, फटा तो क्या हुआ। और अगर यदि मोशन में जाते हुए अगर वो ब्लास्ट कर जाता है तब सिचुएशन क्या बनती है, उसको भी हम लोग जरा देखने की कोशिश करेंगे।
ये बोर्ड सूखने में जो है सो हल्का वेट कपड़े से पोंछना पड़ता है, तो ये बोर्ड को सूखने में थोड़ा टाइम ले लेता है। चलिए, सपोज दैट थोड़ा सा हम लोग एक्सिस वाइज इसको देखें, एक्सिस वाइज देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक मास है कैपिटल एम, है ना, और ये एक इनिशियल वेलोसिटी v के साथ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। ब्लास्ट होने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आता है ना, कि एक टुकड़ा इसका इस अलोंग में, छोटा सा इस अलोंग में m1 मास चला जाता है, और एक टुकड़ा क्या हो रहा है, यहाँ है। आप देख रहे होंगे ऐसा करके हमने एक लाइन बनाया है ना, वो हम जब रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तभी समझाएंगे कि इस लाइन का क्या मतलब है, क्यों हमने सीधे लाइन बनाया है। मैंने किसी इंस्टेंस पर मास m1 यहाँ है तो ये आपका m2 यहाँ होगा। लेट सपोज कि ये इसकी इधर v1 वेलोसिटी है और इसकी वेलोसिटी v2 है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि फटने के बाद कुछ इस तरह की बात हो रही है, इसमें ऐसा ही हो पाएगा, अगर फटता है तो ऐसा ही हो पाएगा या और कैसा हो सकता है, तो जरा मैं क्लियर करूं। ये जो फटने का इंसिडेंट है ये हमने लिया है कि जब ये यहाँ पहुँचा है ये फटा है, कैसा, ऐसा वर्टिकली ऐसा फटा है, करेक्ट है ना, ऐसा फटा है। ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर की तरफ। अगर ये रेस्ट में होता तो पाथ ऑफ मोशन ये नहीं होता, तो फिर पाथ ऑफ मोशन ये होता है इनका, एक टुकड़ा इधर जाता है एक टुकड़ा इधर जाता है। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ये मोशन में है और मोशन के स्टेट में ही ये ब्लास्ट हो रहा है। तो ऑलरेडी उन जो कंपोनेंट्स हैं, वो जो कंपोनेंट्स हैं माने टूटे हुए जो पार्ट हैं, वो पार्ट उसके पास एक्स डायरेक्शन में भी मोशन है, ठीक है, पहले से। तो और ब्लास्ट जो हो रहा है वो जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है वो वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। तो एक टुकड़ा नीचे की तरफ जाएगा, एक टुकड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, मतलब वाई के नेगेटिव डायरेक्शन में, एक वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन। चूंकि ये इसके पास एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूवमेंट है और एक मूवमेंट उसका क्या बन जा रहा है, अब जो बन रहा है रिएक्शन के कारण, इंटरेक्शन के कारण, वो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग में बन रहा है। यहाँ का एंगल मान लीजिए आपका θ1 है और यहाँ का एंगल क्या है, θ2 है। अब यहाँ की एक मैथमेटिक्स को आप समझ लीजिए कि क्या मैथमेटिक्स है। सबसे पहली बात, m1 के दो कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग, m1 x की जो बात करेंगे तो x एक्सिस के अलोंग m1 cos θ1 होगी और m2 का x कंपोनेंट m2 cos θ2 होगा। और इनिशियल मोमेंटम कितनी थी अलोंग द लाइन x, जो लीनियर मोमेंटम हम बता रहे थे उस पर बात कर रहे हैं कि x के अलोंग इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x माने pxi की बात करें, इट वाज कैपिटल mv। तो बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो बाहर से अगर कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में px इनिशियल px फाइनल दोनों सेम होगा, मतलब कैपिटल mv और जो इनिशियल है और ये दो कंपोनेंट है, एक m1 का एक m2 का, m1x और m2x इन दोनों के बराबर होगा। ये सजेस्ट करता है हमको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये बताता है कि m1 cos θ1 प्लस m2 cos θ1 माने मोमेंटम अलोंग द लाइन x वो क्या रहेगा,
वही रह जाएगा। अब बात करते हैं कि y के लॉन्ग, तो m1y इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा m1 sin थीटा 1 और m2 का जो बनेगा m2 sin थीटा 2। जिन लोगों को ये कंपोनेंट समझने में दिक्कत हो रही हो वो हमारा वेक्टर वाला जो पूरा वीडियो है वो निकाल करके अपना पहले देखें, तब इसको समझने की कोशिश करें, ताकि पहले हमने पूरे से वेक्टर को पढ़ाया तब जा करके हम आगे की तरफ बढ़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना वेक्टर को समझे बड़ा मुश्किल होगा। बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग द वाई कितना था? 0। तो फाइनल भी क्या आएगा? 0 आएगा। पी फाइनल अलोंग द वाई भी क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसका मतलब कि m1y प्लस m2y इक्वल्स टू व्हाट कितना होगा? 0 होगा। यानी कि m1 साइन थीटा 1 प्लस m2 साइन थीटा 2 क्या रहेगा? 0 रहेगा। किस सिचुएशन के लिए? इस साइड के लिए। 2 डायमेंशनल अगर यदि हमारा क्या हो रहा है, वो ब्लास्ट हो रहा हो ना, 2 डायमेंशनल ब्लास्ट हो रहा हो, यानी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है किसी सर्टेन डायरेक्शन में और उसका ब्लास्ट होता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कहानी उसकी बनती है ना, ये कहानी उसकी बनेगी। अब इस सिचुएशन को ये कोई जरूरी नहीं कि फटेगा तो ऐसे ही जाएगा, हो सकता है कि फटे तो कोई माने ब्लास्ट जो हो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो एक इधर हो रहा था कि इधर हो रहा था, इस सिचुएशन में तो हम लोगों ने ऐसा लिया है ना, कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के नॉर्मल डायरेक्शन में जो है सो इंटरेक्शन इस लाइन में भी हो सकता है, वो भी सिचुएशन इसी तरीके से डेवलप करेगा। इंटरेक्शन इस लाइन में भी हो सकता है, किसी भी लाइन में इंटरेक्शन हो सकता है ना। वो इंटरेक्शन होने का कोई अपने सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो ब्लास्ट कैसा हो रहा है, किस तरह से फट रहा है या कुछ भी हो रहा है ना। ये कहानी अलग बनेगी, है ना। और जहाँ तक बात रही है इसकी कि ये लाइन हमने क्यों लिया है, तो मैं समझा दूँ कि अगर मैं समझा दूँ फिर थोड़ी देर के समझ लीजिए, बाद में हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। तो जानते हैं क्या होगा, ये अगर यहाँ है तो ये यहाँ होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है तो ये ठीक यहाँ पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पहुँच गया ये यहीं रह जाएगा, नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों जो है सब मूव करेगा तो वो एक दूसरे से इसके नॉर्मल एक्स के नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों जो है तो क्या रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे ऐसा, और मूव करता हुआ जाएगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसी लाइन पर क्या होगा, मूव करेगा। करेक्ट। ये पढ़ाना तो आगे था लेकिन सिचुएशन यहाँ थी तो हमने सेंटर ऑफ मास को भी थोड़ा सा समझा दिया है। मूवमेंट इसी लॉन्ग होगा उसका, जहाँ भी चला जाए, जितना दूर भी चला जाए, ठीक है। अगर हम लोग ये रियल फ्रिक्शन वगैरह को क्या कर दे, नेगलेक्ट कर दे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न बार बार आता है, बोर्ड वगैरह में भी पूछता है ना, कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, या डिराइव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डिराइव थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो सारी कहानी है ये समझ इसको किया जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्वेश्चन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। अरे कुछ नहीं है बल्कि किसी भी एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को रिलेट करने का तरीका है, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को रिलेट करने का तरीका है, और फिर इसमें किया भी जाता है ताकि क्रॉस चेक हो सके किसी फैक्ट का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपका क्या कहता है, कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, यही कहता है, या एम ए कहता है, जो कुछ भी कहता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहता है। अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इसमें देखा तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, तो एफ एक्सटर्नल अगर 0 हो
तो डेल पी बाई डेल टी क्या हो, 0 हो, यानी डेल पी क्या होगा, 0 होगा। एम डेल वी क्या होगा, 0 होगा। डेल वी क्या होगा, 0 होगा, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होगा, 0 होगा, यानी वी फाइनल बराबर वी इनिशियल, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इनकी नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग फिजिक्स के अंदर जो बच्चे अभी स्टार्ट करते हैं या पढ़ते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ये खुद बहुत सारी कहानी कहता है। एक्सप्रेस करने का तरीका किसी भी चीज़ को 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप अपने लैंग्वेज में, है ना, हिंदी में, इंग्लिश में जो कुछ भी हो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरे को कह सकते हैं, बता सकते हैं, पहला है। दूसरा फिजिक्स के अंदर जो आता है वो होता है एक्सप्रेशंस, ये चीज़, ये एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेस करने का तरीका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तीसरा आता है फिगरेटिव एक्सप्रेशन। फिगरेटिव एक्सप्रेशन को भी हमने चर्चा में नहीं लिया, ग्राफिकल एक्सप्रेशन। वो ग्राफिकल एक्सप्रेशन से भी हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ग्राफिकल एक्सप्रेशन जब चालू करेंगे तो फिर हम लोग ग्राफिकल देखेंगे। ग्राफिकल पर अभी हमने चर्चा कोई किया ही नहीं है अभी तक, क्या कोई वीडियो हमने बनाया भी नहीं है। मैंने आपको यूट्यूब में अभी तक हमने ग्राफिकल कोई वीडियो नहीं बनाया। उसकी चर्चा जब स्टार्ट करेंगे तो एक बार ही बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेंगे कि कैसे हम ग्राफ के थ्रू किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप कहानी, पूरी की पूरी कहानी समझी जाती है। थोड़ी सी अगर आप अपनी कहने सुनने की अगर यदि एबिलिटी को डेवलप कर लेंगे तो ये पूरा आपको एक्सप्रेस करने का तरीका जो है सो खुद समझ में भी आएगा, कुछ किसी को समझा भी पाएंगे, है ना। जो दिक्कत हम लोग फेस करते थे समझने में कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या ऐसा लिखा जा रहा है, इसमें अगर यदि कोई समझने वाला होगा तो इसको तुरंत एक्सप्रेशन में हर चीज़ को समझ लेगा। और बाकी नहीं समझने वाले के लिए ये 5 लाइन होगा जो कुछ कुछ लिखा हुआ है, ऐसा ही है। चलिए, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोगों ने दिखाया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया, किससे ड्राइव कर लिया भैया, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ड्राइव किया। अब जरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देखने की बात करते हैं। अगर एफ एक्सटर्नल हमारा 0 है, ठीक है, और 2 ऑब्जेक्ट होगा जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल 0 है, तो ऐसे में फोर्स ऑन ए की बात करें प्लस फोर्स ऑन बी, 2 ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन ए इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑन क्या, बी। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका चेंज इन मोमेंटम से हम लोग देख सकते हैं। एफ एक्सटर्नल 0 है तो डेल पी बाई डेल टी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। डेल पी बाई डेल टी 0, डेल पी बाई डेल टी 0, यानी कहा जाए तो ऐसे मत लीजिए, एफ एक्सटर्नल 0 है तो आपका डेल पी इक्वल्स टू 0 होगा, तो डेल पी बाई डेल टी इक्वल्स टू 0 होगा। पी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 या PA प्लस PB हो जाएगा, अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 होगा। डेल PA प्लस डेल टी प्लस डेल PB अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 0। फोर्स एक्टिंग ऑन A प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन B इक्वल्स टू 0 होगा। फोर्स नहीं लगेगा तो कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, फोर्स नहीं लगेगा तो कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा। यही कहता है हमारा कौन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, तो एफ ए प्लस एफ बी 0 होगा, यानी एफ बी जो होगा वो माइनस एफ ए होगा। फोर्स ऑफ एक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ एक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है ना। हाँ, या इसको सिंपल 2 लाइन में भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो एक्टिंग टोटल इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे, 0 होंगे, तो एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी होगा। हम लोग इस सिंपल में भी कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, उस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन करके कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करके हम लोग एफ बी इक्वल टू माइनस एफ ए दिखा सकते हैं।
तो कहने का तरीका हो गया, एक शॉर्टकट तरीका हो गया, ये थोड़ा सा एलेबोरेट करके हमने दिखाया। तो दिखाने और कहने का क्या हो गया, एक तरीका था, पावर टू एक्सप्रेस समथिंग मैथमेटिकली। और कुछ ये क्वेश्चन था नहीं, है ना, और कुछ ये था नहीं, कैसे आप एक्सप्रेस करके किसी चीज़ को क्या कर पाते हैं, समझा पाते हैं, यही आपको इसमें क्या करना था, देखना था। ठीक है जी। अब बात थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग फोर्सेस इन नेचर की करते हैं। ठीक है, फोर्सेस इन नेचर की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और उसकी बात करते हैं। कई तरह के फोर्सेस की हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो उनके थोड़ी चर्चा कर लें ताकि आगे उसकी ज़रूरत पड़ सके। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, हम लोग जानते हैं क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स एक्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, या दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस, जो एक चार्ज का दूसरे चार्ज के पर लगता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फिर आपको मैग्नेटिक फोर्स क्या, एक मैग्नेट का, है ना, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। एक टर्म आता है रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, है ना। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या चीज होता है और स्प्रिंग फोर्स क्या चीज होता है, जरा समझे, है ना। अक्सर क्या होगा कि ये चीज हम लोग को कंफ्यूज कर देता है। स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर इस स्प्रिंग को हम लोग इस एंड से और इस एंड से लगा करके इसको खींच देते हैं, खींचते हैं, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, खिंच जाएगा, ठीक है ना। इसका लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो अप्लाइड फोर्स है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। ये फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स है। आप देखेंगे कि स्प्रिंग जो है इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा होगा, ये है स्प्रिंग फोर्स। जब ये कुछ भी नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक वो स्प्रिंग फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। स्प्रिंग फोर्स तब एग्जिस्टेंस में आ जाता है जैसे ही आप इस पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और ये इसको रीस्टोर करने की कोशिश करता है। ये फोर्स जो है सर रिस्टोरिंग स्प्रिंग फोर्स है ना, इसको रीस्टोर करते हैं, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, है ना, इसको रिस्टोरिंग फोर्स पर कहेंगे या स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। स्प्रिंग फोर्स तब तक एक्शन नहीं जब तक उसका लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज आप नहीं करते, या दबा भी देंगे तो बाहर की तरफ लगेगा। अगर मान लीजिए इसको कंप्रेस कर देते हैं, अंदर की तरफ फोर्स लगे तो बाहर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इसको वापस अपने क्या होगा, शेप में लाने की कोशिश करेगा। ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसको शेप में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक स्प्रिंग फोर्स के विस्कस फोर्स कैसा फोर्स होता है, विस्कस फोर्स कैसा फोर्स होता है, तो लिक्विड का जो फ्लो होता है तो उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। फ्लूइड की बात करें, लिक्विड ही नहीं फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड में जो फ्लो कर सकता है उसके डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, जो एक लेयर के मोशन को दूसरा लेयर क्या करता है, रेजिस्ट करता हो। वहाँ पर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो क्या है, विस्कस फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग साधारण रूप से जानते हैं, है ना। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जब तक उसमें कुछ एक्ट नहीं करता है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता। जैसे कि स्प्रिंग फोर्स की बात करें, जब तक इसके शेप में चेंज आप नहीं लाएंगे कोई स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, डेवलप नहीं करेगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। आपका विस्कस फोर्स अगर एक ऊपर का लेयर अगर लिक्विड फ्लो होना ना स्टार्ट हो, ऊपर का लेयर फ्लो नहीं करने लगेगा तब तक नीचे का लेयर उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, विस्कस फोर्स भी नहीं लेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की भी कहानी यही है।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में भी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप कोशिश करते हैं, सबसे पहले कोई अप्लाइड फोर्स से उसको खींचने की कोशिश करते हैं, धकेलने की कोशिश करते हैं, तो इसके सरफेस इन कांटेक्ट के बीच में एक फोर्स आता है, लगता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, कि वो इसको मोशन को क्या करेगा, प्रोबेबल मोशन को या इम्पेंडिंग मोशन को क्या करेगा, वो अपोज कर सकता है। छोटा फोर्स होगा तो हो सकता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो कि उसको आगे की तरफ नहीं जाने देगा, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा फोर्स लगा देंगे वो क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, उसके ऊपर खिसकने लगेगा। ठीक है, तो ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, उसको मूव नहीं कर रहे हैं, तब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। करेक्ट? तो कौन सा डेवलप्ड फोर्स है, कौन सा अप्लाइड फोर्स है, इसको थोड़ा डिफरेंस करके हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि नॉर्मली स्प्रिंग फोर्स ऐसे रेंडमली अच्छा स्प्रिंग फोर्स होता है, अच्छा विस्कस फोर्स होता है, नहीं, कब कौन कैसे डेवलप होता है ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर के हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। स्प्रिंग फोर्स की बात हो या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, ये डेवलप करता है जब आप कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ये जाकर के डेवलप करता है। आप किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, तब जाके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप करता है। किसी स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करते हैं, तब ऐसा डेवलप होता है। ऐसे कुछ और भी फोर्सेस होंगे जो भी हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे इस तरह की बातें होती है ना। और भी कुछ फोर्सेस हैं जिनको शायद इस समय हम भूल रहे हैं, है ना। डिफॉर्मिंग फोर्स सर, लेट्स सपोज डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा नहीं है कि डिफॉर्मिंग फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट मोशन में या क्या बोलते हैं रेस्ट में आता है। डिफॉर्मिंग फोर्स ये हो सकता है जैसे कि रबड़ का बॉल, या आप उसको दबा करके क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, या आप उसको खींच करके क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ये फोर्स उसको मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में नहीं ला रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके शेप एंड साइज में कोई कहीं ना कहीं कोई क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ये सब फोर्स क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स कहलाते हैं। करेक्ट? कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस की बात होगी जो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, है ना। तो फोर्सेज इन नेचर, सॉरी स्प्रिंग फोर्स लिखे हुए, फोर्सेज इन नेचर भी हम लोग जानेंगे, कौन कैसे एग्जिस्ट करता है, किसका क्या कहाँ कौन एप्लीकेशन है, ये सब भी जानना थोड़ा सा कंफर्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, और जिसमें हम लोग मोरलेस इस पर डिस्कस करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पर डिटेल डिस्कशन होगा। ठीक है, धन्यवाद।